सो दैट का ही प्रयोग आखिर हम लोग क्यों करते हैं रिमूव टू के सेंटेंसेस में, और दैट के बाद प्रोनाउन ही क्यों आता है। इन्फिनेटिव के सेंटेंसेस को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उससे टू को क्यों हटा दिया जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर हमारे माइंड में आते हैं जब हम लोग रिमूव टू के सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं। हेलो एवरीवन, रिमूव टू के इस क्लास में आज हम लोग इन सभी क्वेश्चंस को रीजन के साथ समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर हम लोग रिमूव टू पढ़ते क्यों हैं, आखिर क्या वजह है कि हमें रिमूव टू पढ़ने के लिए दिया गया है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। रिमूव टू एक कन्वर्सेशन का पार्ट है। कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत, और बातचीत में हम लोग एक सेंटेंस को अलग अलग तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो यहां पर रिमूव टू हमें इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि एक सेंटेंस को हम लोग कैसे दूसरे तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, नहीं जिसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। इस बात को भी हम लोग समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जरा इसके नाम को समझ लें। तो आपको रिमूवल ऑफ टू भी मिल सकता है और कहीं पर आपको रिमूव टू भी मिल सकता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये केवल टॉपिक के नाम है। रिमूव मतलब होता है हटाना, और टू आप लोग समझ ही रहे हैं। तो हम लोग जो ये पढ़ते हैं इसमें यह सीखते हैं कि आखिर किसी सेंटेंस से टू को कैसे हटाया जाए, और टू को हटा करके हम लोग करेंगे क्या, यानी कि वह सेंटेंस जिसमें टू का प्रयोग ना हो और उसे हमें व्यक्त करना हो तो हम लोग किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमें सीखना होता है इस रिमूव टू में। रिमूव का मतलब होता है हटाना, और टू हमारा ये वर्ड हो गया, यानी कि सेंटेंस से टू को हटाना। ये टू आखिर हम लोग प्रयोग किस तरह से करते हैं ये भी हम लोग समझते हैं। तो सारी बातों को एक एक करके हम लोग समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि यह हमें पढ़ने के लिए क्यों दिया गया है, तो यह हमें इसलिए पढ़ने के लिए दिया गया है ताकि एक तरह के सेंटेंस को हम लोग अलग अलग तरीके से व्यक्त करना सीखें। यह हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, यह हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग यह देखते हैं कि किसी एक सेंटेंस को हम लोग उसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदल करके व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, लेकिन उसके अर्थ को हम लोग नहीं बदलते हैं। जैसे देखा जाए, एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग एक सेंटेंस इस तरह से लिखें, रोहित इज अ गुड बॉय, और आपसे कहा जाए कि इसी सेंटेंस को आप इस तरह से लिखें कि इसका अर्थ नहीं बदले, लेकिन स्ट्रक्चर में आप चेंज कर सकते हैं, वर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं, रोहित इज नॉट अ बैड बॉय। अब इस सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। इस सेंटेंस में हमने इसके कुछ वर्ड्स को चेंज कर दिया, जरूरत पड़ा तो कुछ वर्ड ऐड भी कर दिया, लेकिन इसका मतलब नहीं बदला। पहले सेंटेंस में जरा देखा जाए, पहले सेंटेंस में रोहित इज अ गुड बॉय, रोहित एक अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया। और दूसरे सेंटेंस में हमने क्या कहा कि वह खराब लड़का नहीं है। तो वह खराब लड़का नहीं है मतलब कि वह क्या है, खराब लड़का नहीं है मतलब कि वह एक अच्छा लड़का ही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में तो बदलाव आ जाए, कुछ वर्ड्स को जरूरत पड़े तो हम लोग उसे चेंज कर दें, लेकिन सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। वही हमें रिमूव टू में पढ़ना है। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें टू का प्रयोग हो, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें टू का प्रयोग हो, और एक ऐसा सेंटेंस जिसमें से टू को हटा दिया जाए, और टू को हटाने के बाद भी उस सेंटेंस के अर्थ में बदलाव नहीं आना चाहिए। यह हमें पढ़ाया जाता है रिमूव टू में, कि किसी भी सेंटेंस से टू को हटाने के बाद भी बिना अर्थ बदले उस सेंटेंस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। और ये सारी चीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे रिमूव टू जो हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारे कन्वर्सेशन का हिस्सा है, बातचीत का हिस्सा है।
बातचीत करने में हम लोग एक ही तरह के सेंटेंस को अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं, लेकिन उसके अर्थ में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इंग्लिश में भी तो हमें बातचीत करनी होती है, तो बिना टू का प्रयोग किए अगर कोई सेंटेंस हमें व्यक्त करना हो, लिखना हो, बोलना हो, तो कैसे हम लोग लिखेंगे, ये हम लोग सीखते हैं रिमूव टू में, और इसलिए हमें रिमूव टू पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं इससे जुड़ी हुई और भी बातें। तो याद रखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं रिमूव टू। रिमूव मतलब हटाना, और टू मतलब जो हमारा ये वर्ड है, क्या वर्ड है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। रिमूव टू यानी कि टू को हटाना, ठीक है। अब अगर हम लोग इस टू की बात करें, तो इस टू का प्रयोग हम लोग एडवर्ब की तरह करते हैं, ठीक। अगर हम लोग बातचीत करें इस टू की, तो टू का प्रयोग हम लोग एडवर्ब की तरह करते हैं, ठीक है। और इस एडवर्ब में देखिए, यह भी के अर्थ में आता है और यह आवश्यकता से अधिक के अर्थ में आता है। भी के अर्थ में आता है और यह आवश्यकता से अधिक के अर्थ में आता है। कभी भी के अर्थ में आता है, कभी आवश्यकता से अधिक के अर्थ में आता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात याद रख लीजिएगा, जब भी यह आवश्यकता से अधिक के अर्थ में आता है तो यह एक निगेटिव अर्थ देता है, निगेटिव सेंस में प्रयोग किया जाता है। बात को समझिए, कोई भी चीज जब आवश्यकता से अधिक हो ही गई तो वह हमारे लिए नकारात्मक अर्थ व्यक्त करती है। बारिश भी अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आवश्यकता से अधिक हो जाए तो वह हमारे जीवन में नकारात्मक अर्थ व्यक्त करने लगती है। इसलिए यहाँ पर टू का जब भी प्रयोग आवश्यकता से अधिक के अर्थ में होगा तो यह नकारात्मक व्यक्त करेगी। लेकिन कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, इन सभी चीजों को जरा हम लोग समझते हैं डिटेल में। तो देखिए, जब इस टू का हम लोग प्रयोग करते हैं, TOO, तो इस टू का प्रयोग हम लोग सेंटेंस में दो तरह से करते हैं। इस टू का प्रयोग हम लोग सेंटेंस में दो तरह से करते हैं। कैसे कैसे, जरा गौर कीजिएगा। देखिए, ये टू जो है वो सेंटेंस में बाद में मिलेगा, और ये टू सेंटेंस में पहले भी मिल जाता है। यह बाद में किसके मिलता है, तो यह किसी नाउन के बाद आ सकता है, किसी प्रनाउन के बाद आ सकता है। सबसे ज्यादा यूज में यही दो शब्द मिलते हैं। किसी वर्ब के बाद भी आ सकता है, किसी एडजेक्टिव के बाद भी आ सकता है, किसी एडवर्ब के बाद भी आ सकता है। और जब भी यह बाद में आता है तो इसका अर्थ होता है वी, तो इसका अर्थ होता है वी। और अगर पहले की बात करें तो यह एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले आता है, और जब भी यह पहले आता है तो इसका अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक। ये दोनों तरह किस तरह से हम लोग कैसे इसका यूज करेंगे सेंटेंस में, इन सभी को एक एक करके जरा हम लोग पहले समझ लेते हैं। इस तरह से ये टू सेंटेंस में आकर के हमारे सेंटेंस के अर्थ को प्रभावित करता है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो इन दोनों को हम लोग समझेंगे और दोनों में से हम लोग सीखेंगे कि कैसे टू को हटाया जाता है। सबसे पहले हम लोग जरा देखें कुछ सेंटेंसेस जो कि बाद वाले हैं। एक एक करके दोनों को हम लोग समझेंगे, और फिर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाया जाएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको भी बताएंगे। जरा एक एक करके सबको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जब इस टू का प्रयोग नहीं बाद में होता है, तो जब इस टू का प्रयोग बाद में होता है तो इसका अर्थ होता है वी। जरा गौर कीजिए, ध्यान से समझा जाए। देखिए, और एक बात और भी याद रखिएगा, जब भी यह बाद में आता है, तो इस टू के बदले हम लोग ऑल्सो का प्रयोग करते हैं और सेंटेंस से टू को हटा देते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके जो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिएगा। हिंदी में लिखी हुई बातें सारी चीजों को हम समझा देते हैं। जैसे कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू, कॉटन भारत में भी उपजाया जाता है। अब देखिए, ये इंडिया के बाद आया है टू, तो भारत के बाद ही भी आएगा। कपास भारत में भी उपजाया जाता है। अब इस आप टू को हटाना चाहते हैं तो इसके बदले ऑल्सो का प्रयोग कर दीजिए, इसका भी अर्थ भी होता है। सेंटेंस के अर्थ में कोई बदलाव नहीं आया, वर्ड जो है वो बदल गया और टू हट गया। यही है रिमूव टू, सेंटेंस में से टू को हटाना। कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया, कपास भारत में भी उपजाया जाता है। सेकंड नंबर देखिए, ही
टू हैज गॉन टू दिल्ली। अब देखिए यहाँ ही के बाद ये टू आया है, इस टू का अर्थ होता है भी, जिसके बाद ये भी आता है उसी के साथ हम लोग भी शब्द जोड़ते हैं। वह भी दिल्ली जा चुका है, इस टू को हटाना है, इसके बदले प्रयोग कर दिया गया ऑल्सो, इसका भी अर्थ होता है भी, वह भी दिल्ली जा चुका है। तो जिस शब्द के बाद या भी टू आता है उसी शब्द के बाद हम लोग भी शब्द का प्रयोग करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी यह किसी शब्द के बाद आएगा तो उसके बाद ऑल्सो लिख करके हम लोग सेंटेंस को जो है वो रिमूव टू वाले तरीके से सॉल्व कर देंगे। ये बहुत कम एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, लेकिन इसको भी जान लीजिए, जानने में कोई परेशानी नहीं। अब जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जब भी सेंटेंस में टू आता है तो ये वाक्य के अर्थ को कैसे प्रभावित करता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे एक छोटा सा बच्चा नहीं अपनी माँ से कहता है कि भाई उससे हैमबर्गर चाहिए, माँ उससे हैमबर्गर दिला देती है, बच्चा बड़ा खुश होता है और कहता है आई लव यू मॉम। मॉम उस बच्चे को दो तरीके से जवाब दे सकती है। फर्स्ट आंसर वो क्या देती है, फर्स्ट रिस्पॉन्स वो क्या करती है, कहती है आई टू लव यू बेटा, और दूसरी बार में वो क्या कहती है, आई लव यू टू बेटा। ये दोनों तरीके ये दोनों जो तरीके हैं कहने के सेंटेंस के अर्थ को प्रभावित करते हैं। पहले वाले सेंटेंस में देखिए, आई टू मतलब हो गया मैं भी, नहीं मैं भी, आई टू लव यू बेटा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। जरा बात समझिएगा, अगर एक छोटे से फैमिली का हम एग्जांपल लें, अगर एक छोटे से फैमिली का हम लोग एग्जांपल लें, नहीं तो एक छोटे से फैमिली का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जो समझ लीजिए, ये हमारे फादर हो गए, ये हमारी सिस्टर हो गई, ये मदर हो गई और ये चाइल्ड हो गया। मां कहती है मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, नहीं यानी बच्चा भी मां से प्यार करता है और मां भी बच्चे से प्यार करती है। ठीक है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। और दूसरे वाले को जरा समझा जाए, आई लव यू टू, मैं तुमसे भी प्यार करती हूं। कहने का मतलब ये मां इस बच्चे को तो चाहती ही है, साथ साथ दूसरे जो परिवार के मेंबर हैं, जो फैमिली मेंबर हैं, उनके प्रति भी उसका स्नेह है। तो सेंटेंस में जब ये टू आता है तो ये सेंटेंस के अर्थ को प्रभावित करता है, और जिस शब्द के बाद, जिस वर्ड के बाद ये आता है उसके साथ ही भी शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। कुछ और भी शब्द हैं जिनको हम लोग समझने की, कुछ और भी सेंटेंसेस है जिसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू, जरा समझिएगा, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू, कॉटन भारत में भी उपजाया जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे कंट्रीज हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं, उन सभी कंट्रीज में भी कॉटन जो है वो उपजाया जाता है, और साथ ही साथ इंडिया भी एक ऐसा कंट्री है जिसमें कॉटन उपजाया जाता है। कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू, भारत में भी कॉटन उपजाया जाता है। कॉटन टू इज ग्रोन इन इंडिया, कपास भी भारत में उपजाया जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि भारत में जो है वो दूसरे और भी प्रोडक्ट्स हैं जिनका उत्पादन होता है भारत में ना, जैसे मान लीजिए बॉटल गॉर्ड हो गया, बिटर गॉर्ड हो गया, नहीं राउंड गॉर्ड हो गया, जैक फ्रूट हो गया, जो भी हो गए, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो भारत में उपजाए जाते हैं। और कॉटन भी उस इन सभी प्रोडक्ट्स में से एक कॉटन है, यह भी भारत में उपजाया जाता है। तो इस तरह से जहां पर
सेंटेंस में आपको टू का प्रयोग करना हो, ध्यान रखें कि किसके साथ आप भी का अर्थ लगाना चाहते हैं। जिसके साथ आप भी का अर्थ लगाना चाहते हैं उसके बाद जो है आप टू का प्रयोग करें। उसी तरीके से ही टू हैज गॉन टू दिल्ली, वह भी दिल्ली जा चुका है। यानी दिल्ली एक ऐसी सिटी है जहां पर वह भी जा चुका है। वह भी जा चुका है मतलब दूसरे और भी लोग हैं, नहीं, दूसरे और भी लोग हैं जो दिल्ली गए हैं, और उन सभी में से यह भी है जो दिल्ली जा चुका है। ही हैज गॉन टू दिल्ली टू, वह दिल्ली भी जा चुका है, नहीं, वह दिल्ली भी जा चुका है। कहने का मतलब कि उसने बहुत सारे सिटीज को जो है वो ट्रेवल किया है। इन सभी सिटीज जहां पर वो ट्रेवल किया है उन सभी में से दिल्ली भी एक सिटी है जहां पर उसने ट्रेवल किया है। तो जब कोई काम दूसरा करता है उसको भी आप अपने साथ दर्शाना चाहते हैं तो टू लगा दीजिए। जब किसी स्थान, किसी प्रोडक्ट का आप जो है वो दर्शाना चाहते हैं तो उसके साथ आप टू लगा दीजिए। नहीं, तो इस तरह से हम लोग जो है वो टू का प्रयोग सेंटेंस में करते हैं। तो इस तरह से हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग टू का प्रयोग किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी एस्पेक्ट की बात करते हैं तो हम ये दर्शाना चाहते हैं कि पहले कही गई जो बात है वो उस पर भी लागू होती है। नहीं, उस पर भी लागू होती है कहने का मतलब क्या, जैसे यहाँ जाने का काम जो दिल्ली हुआ, नहीं, यहाँ जो है इसके द्वारा किया गया जो काम है, तो पहले की जो भी स्टेटमेंट, पहले की जो भी बातें हैं वो उस पर भी लागू होती है, उसमें भी शामिल होती है। तो इस चीज को हम लोग दर्शाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू, भारत में भी कॉटन को उपजाया जाता है। ठीक है, कॉटन टू इज ग्रोन इन इंडिया, कॉटन भी भारत में उपजाया जाता है। ये कॉटन उपजाने का काम यहाँ पर लागू होता है, ये बात भारत में भी लागू होता है। नहीं, ही टू हैज गॉन टू दिल्ली, इसका बात जो है वो लागू होता है। नहीं, और यहाँ पर जाने का काम जो है वो दिल्ली पर लागू होता है। इसका जाने का काम लागू होता है और इसका दिल्ली जाने का काम लागू होता है। तो पहले कही गई बात जिसको शामिल करनी हो, जब किसी बात में शामिल करनी हो तो वहां पर हम लोग उसके बाद टू का प्रयोग कर देते हैं। ये हो गया बाद में प्रयोग किया जाना। दो तरह से हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, एक बाद में और एक पहले। तो ये हो गया बाद में प्रयोग करने की बात। अब जरा हम लोग आते हैं पहले प्रयोग करने की बात को। तो जब भी इसका प्रयोग पहले किया जाता है किस प्रकार किया जाता है जरा इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि जब भी इस टू का प्रयोग हम लोग पहले करते हैं तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में काम करता है और इसका अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक। और इस स्थिति में ये एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले आता है और यह निगेटिव सेंस रखता है, नकारात्मक अर्थ रखता है, नकारात्मक अर्थ रखता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, नकारात्मक अर्थ रखता है। दैट मीन्स कहने का मतलब कि जो निगेटिव सेंस देने वाले शब्द होते हैं उन्हीं के साथ हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए बैड हो गया, निगेटिव सेंस देने वाला शब्द हो गया तो हम लोग बैड के साथ प्रयोग कर देंगे। अगली हो गया, निगेटिव सेंस देने वाला शब्द हो गया तो हम लोग टू अगली का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, जैसे कुछ आपके सामने सेंटेंसेस लिखे गए हैं, जरा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। राकेश इज वेरी टॉल, ठीक है, ये टॉल होना अच्छी बात है। अब ये अगर हम लोग इस टॉल यानी कि जो एक अच्छा गुण दर्शाने वाला शब्द है, इसके पहले हम लोग अगर टी डबल ओ टू का प्रयोग करते हैं तो अर्थ कैसे बदलता है जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मान लीजिए एक स्टैंडर्ड हाइट अगर 6 फीट की है तो हम लोग मान सकते हैं कि जो ये राकेश है ये 6 फीट का है, बिल्कुल वेरी टॉल है। नहीं, एक हमारी औसत अगर माना जाए, औसत अगर मान लीजिए आप 5 फीट की बात मानते हैं तो ये 5 फीट से ज्यादा लंबा है तब तो हम लोग वेरी का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, तो वेरी टॉल है। अब यहां हम लोग कहते हैं टू टॉल। टू टॉल कहने का मतलब कि अगर एक स्टैंडर्ड हाइट 6 फीट की है तो वो तब तो हम लोग वेरी टॉल कह देंगे, क्योंकि एक सामान्य जो हमारी औसत जो है एवरेज हाइट उससे ये थोड़ी ज्यादा है। अगर औसत रहती तो हम लोग कह देते हैं राकेश इज टॉल, लेकिन औसत से ज्यादा है तब हमने वेरी का प्रयोग किया। और जब हम लोग ये कहते हैं कि टू टॉल तो कहने का मतलब कि अगर एक स्टैंडर्ड यानी कि औसत से ज्यादा हाइट अगर 6 फीट की है तो जो ये राकेश है, नहीं, जो ये राकेश है ये उस हाइट से भी कहीं
ज्यादा ऊंचा है, तो ये आवश्यकता से अधिक वो ज्यादा लंबा हो गया। तो जब आवश्यकता से अधिक ये हो गया तो इस व्यक्ति के लिए इसकी हाइट ही जो है वो निगेटिव सेंस देने लगी। तो इसलिए जब भी हम लोग प्रयोग करते हैं किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले, तो ये निगेटिव सेंस देता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में प्रयोग होता है, और प्रयोग हम लोग निगेटिव बात बताने वाले के लिए ही करते हैं। क्योंकि अगर किसी अच्छे गुण से पहले आप STOO का प्रयोग कर देते हैं तो वो अच्छा ही उसके लिए बुराई बन जाता है। बात समझ में आई? तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी इसके साथ प्रयोग होगा, निगेटिव गुण बताने वाले शब्दों का ही हम लोग प्रयोग करेंगे। नहीं तो अच्छे के साथ अगर प्रयोग कर देंगे तो जो अच्छाई बताने वाला जो गुण है वह भी नकारात्मक अर्थ व्यक्त करने लगेगा। इन स्थितियों में हम लोग इनफ का प्रयोग कर देते हैं या रैदर का प्रयोग कर देते हैं। अगर आप बताना चाहते हैं अच्छे गुणों को टू के साथ अगर आप दर्शाना चाहते हैं तो टू का प्रयोग ना करके इनफ या रैदर का प्रयोग हम लोग कर देते हैं, जिससे ये पर्याप्त या फिर अपेक्षाकृत के अर्थ में यह दर्शाना अर्थ जो है वो दर्शाने लगता है। एक नीचे एक और सेंटेंस लिखा गया है, राकेश टू इज टॉल। अब देखिए यहाँ ये नाउन के बाद आ गया है, राकेश टू इज टॉल। राकेश टू, राकेश भी लंबा है, यानी कि बहुत सारे बच्चे जो है वो लंबे हैं। नहीं, बहुत सारे बच्चे लंबे हैं, उसमें से राकेश भी एक है जो लंबा है। फोर्थ नंबर सेंटेंस, राकेश इज टॉल टू। एडजेक्टिव के बाद देखिए ये आया है, राकेश लंबा भी है। कहने का मतलब कि राकेश के पास और भी गुण है, इंटेलिजेंट है वगैरह वगैरह, और उन सभी गुणों के साथ वह लंबा भी है। एडजेक्टिव के बाद ये टू आ गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं बच्चों लोग कि टू जो है वो शब्दों के बाद भी आता है, नहीं और पहले भी आता है। तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले जब ये आता है तो एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में काम करता है, और यह केवल, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि यह केवल निगेटिव गुणों को दर्शाने वाले एडजेक्टिव्स के पहले आता है। तो बाद वाले प्रयोग को तो हम लोग देखें, अब जरा पहले वाले प्रयोग को समझने की कोशिश करते हैं। जब ये किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले टू आता है तो जनरली हम लोग चार तरह के सेंटेंसेस पर जो है वो डिस्कशन करते हैं। पहला देख लीजिए, पहले फोर्थ नंबर ही बता रहे हैं। एक मिनट, पहले हम लोग फोर्थ नंबर सेंटेंस को देखते हैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, उसके बाद ये टू आएगा, और उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा। तो पहले ही बताया कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले प्रयोग करना है इसको। चलिए बहुत बढ़िया। एक और सेंटेंस हम लोग देखते हैं। तो ये एडजेक्टिव या एडवर्ब तक की तो बात हो ही गई। अब उसके बाद देखिए इसमें क्या है, फॉर के साथ प्रोनाउन आया है। सेकंड वाले में देखिए फॉर के साथ नाउन आया है, और यहां देखिए फॉर के साथ इंफिनिटिव आया है। तो इन चारों प्रकार के जो ये स्ट्रक्चर्स है, इन सभी को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। आप लोग के एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा अब तक ये इंफिनिटिव वाला क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए सबसे पहले हम लोग जो है इस इंफिनिटिव वाले को ही सॉल्व करना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग बारी बारी से जो है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को भी सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इन सभी को स्ट्रक्चर्स को, ये कैसे स्ट्रक्चर्स काम करते हैं, इन सभी को जब इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग सॉल्व किया जाएगा तो वहां पर इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इंफिनिटिव को जो है बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। दोनों तरीके से आपको हम समझा देंगे। जो बच्चे पहले रूल पढ़ना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स पहले रूल पढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो पहले रूल देख लें, और जिन्हें डायरेक्ट सॉल्व करने का डायरेक्ट जो है सॉल्व करके समझना चाहते हैं वो इस रूल के बाद उसको भी समझ लेंगे। बहुत सारे रीजंस जो है यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जब भी हमें ऐसा सेंटेंस मिलता है जिसमें लास्ट में एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद इंफिनिटिव यानी कि 2 + V1 आता है, तो उन्हें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट और वर्ब को ज्यों का त्यों रहने देंगे, सब्जेक्ट हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, वर्ब ज्यों का त्यों रहेगा। टू को सो में बदल देंगे, क्यों सो में बदलेंगे अभी हम लोग समझेंगे। एडजेक्टिव एडवर्ब जो भी रहे उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। इसके बाद दैट आ जाएगा, ठीक है, दैट आ गया। सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन आ जाता है, क्यों प्रोनाउन आता है इसको हम लोग समझेंगे।
कैन नॉट, कुड नॉट जैसा टेंस रहे, अगर प्रेजेंट टेंस रहे तो आप कैन नॉट का प्रयोग कर देंगे, पास्ट टेंस रहे तो कुड नॉट का प्रयोग कर देंगे। और फिर इन्फिनेटिव में से टू को हटा दिया जाता है। क्यों टू को हटा दिया जाता है इसको भी हम लोग समझेंगे। और उसके बाद वर्ब लिख दिया जाता है। जिन बच्चे लोग को डायरेक्ट समझना है वो ध्यान दें। देख लीजिए, यह हमारा जो सब्जेक्ट है वो ज्यों का त्यों आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यह हमारा वर्ब ज्यों का त्यों आ गया। टू को हटाकर सो का प्रयोग कर दिया गया, यह हमारा ज्यों का त्यों आ गया एडजेक्टिव। इसके बाद दैट आ गया। उसके बाद हमारे ही जो कि यहां पर प्रयोग किया गया है सब्जेक्ट के रूप में, ही आ गया। उसके बाद देखिए यहां से टू को हटा करके, चूंकि बात प्रेजेंट की जा रही है इसलिए कैन नॉट आ गया, और ये हमारा वर्ब आ गया। ठीक है, अगर अब यहां पर नाम रहता, अगर यहां पर नाम रहता, मान लीजिए एक नाम हम यहां पर यूज कर लेते हैं, रोहित लिख देते हैं, मेल नेम हो गया इसलिए यहां पर ही आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहीं पर कोई फीमेल नेम रहता, रेखा लिख देते हैं, तो ही के जगह पर सी आ जाता। नहीं, अगर कोई यहाँ पर वस्तु रहता तो यहाँ सी की जगह इट आ जाता। तो इस तरह से ये प्रोनाउन चेंज हो जाता है। अब कुछ बातों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी हम लोग इस रिमूव टू को सॉल्व करते हैं तो आखिर यह हमारा सो क्यों आता है। तो बच्चे लोग, ये बात है कंजंक्शन की। ठीक है, कंजंक्शन में एक पेयर वर्ड होता है, पेयर वर्ड होता है जो कि सो और दैट के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई ये कहीं से उड़ करके रूल नहीं आया है। क्यों आया है अभी हम इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। सारी चीजों को आप लोग समझ लीजिएगा, लेकिन थोड़ा जगह खाली कर देते हैं। तो ये जो सो और दैट, ये पेयर के रूप में प्रयोग होता है इतना की के अर्थ में। और ये टू टू जो है ये भी पेयर के रूप में प्रयोग होता है। टू डॉट 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 टू, टू डॉट डॉट टू का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब हमें इनेबिलिटी को दर्शाना होता है। जब हमें इनेबिलिटी को दर्शाना होता है तब हम लोग इस टू टू का प्रयोग करते हैं, और ये अर्थ नकारात्मक में देता है। जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, नहीं, वह चलने के लिए आवश्यकता से अधिक कमजोर है। वह चलने के लिए आवश्यकता से अधिक कमजोर है, इनेबिलिटी को दर्शा रहा है। कभी कभी इस तरह के सेंटेंस जो है वो बिहेवियर को भी दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, कभी कभी इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो बिहेवियर को भी दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो यहां पर फिलहाल हम लोग अभी इनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, बिहेवियर वाले में सेंटेंस को हम लोग देखा जाएगा। तो ये सो दैट जो है एक कंजंक्शन का वर्ड है, और इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब किसी कॉज और रिजल्ट को दर्शाना होता है, किसी कॉज और इफेक्ट को दर्शाना होता है। ध्यान से समझिएगा, सो दैट का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब हम लोगों को किसी कॉज और इफेक्ट को दर्शाना होता है या कॉज और रिजल्ट को दर्शाना होता है, तब हम लोग सेंटेंस में सो दैट का प्रयोग करते हैं। सो दैट के अलावा कॉज और इफेक्ट को दर्शाने के लिए हमारे कंजंक्शन में और भी शब्द आते हैं, सच दैट भी आता है। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो सो दैट अलग अलग है, एक हम लोग इसका प्रयोग एक हमारे कंजंक्शन में एक सो दैट एक साथ भी आता है, सो दैट एक साथ भी आता है। इस सो दैट जो एक साथ आता है, ये इसका अर्थ होता है ताकि, और ये ताकि जो है कॉज इफेक्ट को नहीं दर्शा सकता है। ठीक है, सच दैट कॉज और इफेक्ट को दर्शाता है, कॉज और रिजल्ट को दर्शाता है, लेकिन इसका हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं प्रयोग कर सकते हैं, इसके पीछे रीजन है। सो जो शब्द है ये अपने बीच एडजेक्टिव का प्रयोग करता है, याद रखिएगा, और उसके बाद दैट आता है। और ये जो सच होता है ये अपने बाद नाउन का प्रयोग करता है, और उसके बाद दैट आता है। तो हम लोग जिस सिचुएशन से यहां पर डील कर रहे हैं,
ये सो और दैट के बीच आप देख सकते हैं एडजेक्टिव या एडवर्ब का ही शब्द आएगा, जिस कारण से हमें सो और दैट को ही चुनना पड़ता है, सच दैट को हम लोग नहीं चुन सकते। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहली बात सो दैट। अभी और भी बात हम लोग करेंगे, सो दैट सच दैट कैसे एग्जामिनेशन में आते हैं, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। उसके बाद एक और बात आपके सामने आती है कि यहां पर ये प्रोनाउन ही क्यों आता है। तो अब आपके सामने जो ये सेंटेंस है, जरा इस सेंटेंस में से हम लोग सो और दैट को हटा करके लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ही इज वीक, ही कैन नॉट वॉक। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इसको लिखे तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, ही कैन नॉट वॉक। अब जरा देखिए, वह कमजोर है, वह चल नहीं सकता है। नहीं, सेंटेंस के अर्थ को भी हम बताएंगे अभी कैसे नहीं बदला, जरा समझिएगा। ये हो गया कारण कमजोर होना, और ये हो गया उसका रिजल्ट चल नहीं पाना। तो जब भी इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग एक साथ जोड़ेंगे तो हमें एक ऐसे ही कंजंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा जो कॉज और इफेक्ट को दर्शाए, लेकिन जो अपने साथ एडजेक्टिव ले, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। अब इस तरह के ये दोनों तो एक ही सेंटेंस से एक ही व्यक्ति के बारे में कहे गए हैं। तो हम लोग एक बात ये भी जानते हैं कि कभी भी हम लोग जब किसी बात को व्यक्त करते हैं एक व्यक्ति के बारे में, एक वस्तु के बारे में, तो हम लोग नाउन का रिपीटेशन नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ ही की जगह अगर कोई नाम रहता तो क्या इसके बारे में जब हम दूसरी सेंटेंस लिखते तो फिर यहाँ रमेश लिखते? नहीं लिखते, सेंटेंस गलत हो जाता। नाउन का रिपीटेशन नहीं करना है। तो जब नाउन का रिपीटेशन हमें नहीं करना है तो फिर तो हमें यहाँ पर नाउन का ही प्रयोग करना पड़ेगा। नाउन का तो प्रयोग कर नहीं सकते हैं, अगर दो बार नाउन का प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसीलिए बच्चों लोग दैट के बाद यह हमारा प्रोनाउन आता है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं तो ये अपने बाद एक सेंटेंस लेता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये अपने बाद एक सेंटेंस लेता है, और सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी यहां हमारा सब्जेक्ट आएगा, नहीं तो जब भी हमारे यहाँ सब्जेक्ट आएगा तो नाउन या प्रोनाउन ही आएगा। और जब बात एक ही व्यक्ति के बारे में हम लोग दोबारा कह रहे हैं तो यहाँ तो नाउन आ नहीं सकता है। जब बात एक ही व्यक्ति के बारे में हम लोग दोबारा कह रहे हैं तो नाउन आ नहीं सकता है। तो जब नाउन नहीं आ सकता है तो हम लोग क्या करते हैं? प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे की बातें और जरा हम लोग करते हैं और डिटेल में चीजों को फिर समझते हैं। अब आगे जरा देखा जाए। ठीक है, अब हम लोग बातचीत करते हैं इस इन्फिनिटिव के हटने की। तो जरा गौर कीजिएगा, मोडल ऑक्सिलरी आप लोग पढ़े होंगे, नहीं? तो मोडल ऑक्सिलरी एक ऐसा शब्द है, ऐसे शब्द होते हैं जो अपने बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। नहीं, बेयर इन्फिनिटिव एक होता है इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव जिसे हम लोग कहते हैं 2+V1, नहीं 2+V1, और एक हमारा ऐसा होता है जिसमें 2 का हम लोग प्रयोग ना करके केवल V1 का प्रयोग करते हैं। तो ये मॉडल ऑक्सिलरी के जो शब्द होते हैं ये अपने बाद इन्फिनिटिव वेयर इन्फिनिटिव लेते हैं, 2 अपने बाद ये नहीं लेते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है? 2 को हटाना पड़ता है। ठीक है, चीजों को अगर अच्छी तरह से आप समझिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। रट करके तो समझ ही सकते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस को रटाया जा सकता है कि हाँ आप जो है कुछ नहीं करे, इस 2 को हटा करके सो लगा दे, ये लगा दे, ये लगा दे, ऐसे ऐसे कर दे, आपका जो है रिमूव टू सॉल्व हो जाएगा। लेकिन चीजों को समझिए कारण के साथ, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, कुछ बातें हम लोग यहाँ पर समझे, जरा और भी बातों को जरा हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कभी कभी क्वेश्चंस दे देते हैं जिसमें कि कंफ्यूजन हो जाता है।
अभी हम उसका हिंदी समझा रहे हैं, घबराइएगा मत। देखिए पहले समझ लीजिए, जहां बात जब आगे बढ़ी है तो थोड़ा समझ ही लिया जाए। एक सेंटेंस हम लिखते हैं, रोहित इज सच इंटेलिजेंट दैट ही कैन आंसर वेल। ठीक है, अब कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में इसे क्या करेगा, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देगा कॉमन एरर के रूप में ना। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट, यहां से यहां तक हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट, और लास्ट में हो जाता है नो एरर, फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की बात कही जाए तो चलिए सॉल्व किया जाए, जरा देखा जाए। अब ये जो है हम देखते हैं इंटेलिजेंट, ये एक एडजेक्टिव का शब्द है, और एडजेक्टिव यहां देखते हैं दैट, और हम जानते हैं कि सो ये दैट पेयर के रूप में प्रयोग होता है, और इन दोनों के बीच में आता है एडजेक्टिव। तो जब यहाँ एडजेक्टिव आया तो यहाँ सच नहीं आ सकता है, जब भी आएगा सो आएगा ना। तो इस तरह से सेंटेंसेस को सॉल्व करते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से जो है वो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना। तो इन सभी चीजों को जरा आप लोग ध्यान में रखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। रट लेने से परेशानियां बढ़ जाती हैं, कम नहीं होती है। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के सेंटेंसेस को हम लोग सॉल्व किया जाएगा, किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने के लिए आते हैं, और किस प्रकार की गलतियां टू से रिलेटेड होती हैं उसको समझा जाएगा। लेकिन जरा इसके हिंदी को हम लोग समझ लें, क्योंकि आप लोग को बोले थे जब भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व करते हैं तो हिंदी बदलती नहीं है, जरा गौर कीजिएगा। मतलब मायने बदलते नहीं है, मतलब बदलता नहीं है। ही इज टू वीक टू वॉक, वो टहलने के लिए आवश्यकता से अधिक कमजोर है। कहने का मतलब वो टहलने के लिए आवश्यकता से अधिक कमजोर है, कमजोर है जिस कारण से वो टहल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है। बना क्या, ही इज सो वीक, वो इतना कमजोर है कि ही कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता है। दोनों का बात तो एक ही हो गया। यहां भी वो चल नहीं सकता है कमजोरी के कारण, और यहां भी वो कमजोरी के कारण चल नहीं सकता है। तो सेंटेंस में से हम लोगों ने क्या कर दिया, इस टू को हटा दिया, जो कि रिमूव टू का मेन उद्देश्य होता है, टू को हटा देना। और टू को हटा करके सेंटेंस को दूसरे तरीके से व्यक्त करना। टू को हटा दिए, सेंटेंस को व्यक्त किए। सेंटेंस का अगर हम लोग अर्थ देखें तो किसी तरह का उसमें परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, और यही ट्रांसफॉर्मेशन का मेन उद्देश्य होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं जरा कुछ सेंटेंसेस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कुछ सेंटेंसेस किस तरह से पूछे जाते हैं, उनको जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, और किस तरह की गलतियां अक्सर सेंटेंसेस में हमें मिल जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सेंटेंसेस हमें सॉल्व करने के लिए दी जाती हैं, और उसमें पहले से ही गलतियां होती हैं और हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जरा गौर किया जाए, ध्यान दीजिएगा। हमारे सामने एक सेंटेंस है, लता इज टू वीक टू कैरी सम वेट। जरा गौर किया जाए, हम लोगों ने अभी क्या सीखा, चलो अभी हम लोग सीखे कि जब भी इस टू का प्रयोग किया जाएगा निगेटिव सेंस, जरा गौर किया जाए, वीक एक निगेटिव सेंस है, बहुत बढ़िया। और जब सेंटेंस निगेटिव सेंस का हो ही गया तो ऐसे सेंटेंसेस में सम का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, बल्कि एनी का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, सम का प्रयोग नहीं करते हैं, एनी का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस हमारा कैसा होना चाहिए था, लता इज टू वीक टू कैरी एनी वेट। यहाँ सम नहीं होगा, एनी होगा। इस तरह के सेंटेंसेस कॉमन एरर में भी दे दिए जाते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस देगा कॉमन एरर में, किस तरह से देगा, इस तरह से दे देगा, पार्ट 1 कर देगा, इसको पार्ट 2 कर देगा, इसको पार्ट 3 कर देगा, और लास्ट तो आप लोग समझे ही, नो एरर रहेगा। डायरेक्ट बोल देगा भाई सेंटेंस आप सॉल्व कीजिए, क्या गलती है, कुछ गलती नजर नहीं आएगा। गलती याद रखिएगा कि जब भी निगेटिव सेंटेंस हम लोग लिखते हैं तो निगेटिव सेंटेंसेस में सम का प्रयोग नहीं होता है। ये एडजेक्टिव वाले क्लासेस में आप लोग को समझाया गया है। अब इसके अगर हम लोग रिमूव टू करें तो रिमूव टू किया जाए, बिल्कुल वही बात, इनेबिलिटी को दर्शा रहा है, तो इनेबिलिटी को जब भी ये दर्शाएगा तो हम लोग जानते हैं कि कैन नॉट का प्रयोग किया जाता है। चलिए ध्यान दिया जाए, टू को हटा दिया गया, सो में बदल दिया गया, वीक नहीं, हम लोग जानते हैं सो के साथ पेयर दैट बनाता है। और इसके बाद हमें क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। तो सी हमारा एक फीमेल का नेम है, इसलिए सी का प्रयोग, सॉरी लता एक फीमेल का नेम है, इसलिए सी का प्रयोग कर दिया गया। इनेबिलिटी को दर्शा रहा, कैन नॉट आ गया।
कैरी एनी वेट। इस तरह से सेंटेंसेस जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। कभी कभी सीजीएल के एग्जामिनेशन में डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए वो दे देता है, तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा। चले आगे ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट, रमेश इज टू पुअर टू अफोर्ड एवरीथिंग। जरा गौर कीजिएगा, निगेटिव बात है, निगेटिव बातों में एवरी का प्रयोग नहीं एनी का प्रयोग होता है, तो एनीथिंग होगा। ठीक है, ये भाई इतना वो गरीब है कि वो किसी भी चीज को खरीद ही नहीं सकता है। ठीक है, बदल दिया जाए, पुराना वही बात, टू को हटाना है तो हम लोग पेयर प्रयोग करते हैं, सो दैट बीच में आ जाता है एडजेक्टिव ना। अब देखिए, नाम है तो नाम के लिए प्रोनाउन चाहिए। क्यों प्रोनाउन चाहिए, कारण बता दिया गया है। कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग। चलिए चलो आगे देखा जाए। रेखा वाज टू लेजी, रेखा वाज टू लेजी, जरा गौर कीजिएगा। ठीक है, यहां पर आ गया हमारा टू। ठीक है, तो टू लेजी, ठीक है, लेजी है। अच्छा, अब एक बात बताइए भाई, वो लेजी है तो लेजी है तो क्या उसमें इनेबिलिटी है, वो आलसी है? चलिए इसको तो बाद में समझा जाएगा, पहले ये समझा जाए। ये निगेटिव अर्थ रखता है, तो जब ये निगेटिव अर्थ रखता है तो अलग से निगेटिव शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं है, एनीथिंग हो जाएगा। ठीक है, पहले तो ये समझ लीजिए। इस तरह की गलतियां कॉमन एरर में मिल जाती हैं। तो इस तरह अब आप देखिएगा, यहाँ टू लेजी हो गया, फिर यहाँ निगेटिव एक और शब्द दे दिया, डबल निगेटिव। पहले भी बताए हैं, डबल निगेटिव मिलकर सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव अर्थ दे देता है। ठीक, तो इस तरह से डबल निगेटिव नहीं आएगा। अब ऐसा ही सिंपल सा सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा कॉमन एरर में। बात नहीं समझिएगा, रटे रहिएगा, समझ में ही नहीं आएगा भाई गलती क्या है, लगेगा नो एरर है। चलिए आगे ध्यान दिया जाए। अब बात करते हैं यहां पर हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर वो लेजी है, तो लेजी है तो क्या ये उसकी इनेबिलिटी को दर्शा रहा है? बिल्कुल नहीं, उसमें क्षमता है लेकिन वो काम नहीं करना चाहती है, ये उसके बिहेवियर को दर्शा रहा है। ठीक है, ये उसके बिहेवियर को दर्शा रहा है। और जब भी बिहेवियर को दर्शाने वाला इस तरह का रिमूव टू वाला सेंटेंस मिलता है तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग बात प्रेजेंट की करते हैं तो डू या डज नॉट का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात अगर पास्ट की करते हैं तो हम लोग डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। इस तरह की बातें हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जब भी हम लोग इनेबिलिटी को दर्शाते हैं तो उन्हीं वाक्यों में कैन या कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहां पर हम लोग इनेबिलिटी को दर्शाते हैं, शरीर की क्षमता नहीं होने को दर्शाते हैं, अयोग्यता को दर्शाते हैं, तो वहीं पर हम लोग कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट में कैन नॉट और पास्ट में कुड नॉट। लेकिन जब हम लोग बिहेवियर को दर्शाते हैं, व्यवहार को दर्शाते हैं, तो उस स्थिति में हम लोग प्रेजेंट में डू या डज नॉट और पास्ट में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, सब जगह कैन नॉट नहीं आता है, रट लीजिएगा, परेशानी बढ़ जाएगी। समझिए चीजों को। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सो दैट आ गया, बीच में एडजेक्टिव आ गया, कोई बात नहीं। रेखा के लिए सी आ गया, बिल्कुल सही। अब देखिए ये बिहेवियर को दर्शा रहा है, बात पास्ट की जा रही है, इसलिए डिड नॉट आया, डिड नॉट डू एनीथिंग। सेंटेंस किस तरह से सॉल्व करना है, इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे देखा जाए। राकेश बिकेम टू हैप्पी। अरे वाह, सबसे पहले तो इसको देखा जाए। अब हैप्पी होना क्या ये निगेटिव सेंस दर्शाता है? बिल्कुल नहीं, ये एक सकारात्मक सोच दर्शाता है, सकारात्मक सेंस दर्शाता है। तो जब भी सकारात्मक सेंस दर्शाएगा तो इन वाक्यों में टू नहीं आएगा, यहां पर आता है इनफ। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी पॉजिटिव सेंस आता है तो उसके बाद हम लोग इनफ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ टू नहीं आएगा, इनफ आएगा। और जब सकारात्मक बात हो गई तो सम तो आएगा ही आएगा। सॉल्व किया जाए। राकेश बिकेम सो हैप्पी दैट ही हेल्प्ड समवन। गौर कीजिएगा, बात पास्ट की जा रही है तो हेल्प का हेल्प्ड बन गया। यहाँ कोई इनेबिलिटी नहीं दर्शाया गया है कि आपको कैन नॉट और डिड नॉट का प्रयोग करना है।
तो यहाँ पर नकारात्मक अर्थ को नहीं दर्शाया गया है, सकारात्मक अर्थ को दर्शाया गया है। यहाँ पर TOO, जो ध्यान रखिएगा बच्चे लोग, ये टू का पेयर नहीं आया है। जब ये टू का पेयर आता है तभी वो हमारे नकारात्मक अर्थ को दर्शाता है, इनेबिलिटी को दर्शाता है, नकारात्मक सेंस को दर्शाता है। और यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या है, राकेश बिकेम हैप्पी इनफ। देखिए हैप्पी इनफ है, टू हैप्पी नहीं है। तो यहाँ हमें नॉट को दर्शाने की जरूरत नहीं है कि वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है, लेजी है, कुछ काम नहीं कर सकती है, ऐसा नहीं है। यहाँ काम हो रहा है, नहीं, वो पर्याप्त रूप से प्रसन्न है, खुश है। क्यों भाई, मदद करने के लिए। तो वो इतना खुश है कि वो मदद, बिल्कुल किसी का किया मदद, वो इतना खुश हो गया कि उसने किसी की मदद की। यहां पर ये नहीं है कि मदद नहीं की, इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। यह है रिमूव टू नहीं, ये बचपन से हम लोग टू को हटाते आ रहे हैं तो लगता है कि सारी चीज बिल्कुल वहीं तक सीमित है, वहां तक सीमित नहीं है। आगे ध्यान दिया जाए कि बस टू इनोसेंट, जरा गौर कीजिएगा, इनोसेंट होना अच्छी बात है, नहीं तो यहां पर टू का प्रयोग नहीं होगा, इनोसेंट इनफ। ठीक है, सी वाज, अब यहां पर हम लोग क्या कर दिए, सो इनोसेंट। अब बोलिएगा सर टू को तो यहाँ हटा नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं है। हम आप लोगों को बात अभी क्या बताएं, हम आप लोगों को बताएं कि सो दैट का प्रयोग कब किया जाता है। सो दैट का प्रयोग हम लोग करते हैं जब किसी कॉज और रिजल्ट को दर्शाते हैं। तो उसका इनोसेंट होना कॉज हो गया और ट्रस्टेड एवरीवन ये उसका रिजल्ट हो गया। ठीक है, पास्ट की बात की गई है इसलिए ट्रस्ट को ट्रस्टेड में बदल दिया गया है। तो इन छोटी छोटी बातों को समझिए, नहीं तो फिर जीवन भर वही 2+V1 और 2 को हटा के सो लिखते रह जाइएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के रिमूव टू कभी सॉल्व नहीं होंगे। हम लोग अभी बात करेंगे आपके एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस को भी, लेकिन उस वहां तक पहुंचने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग खत्म कर लें। अब देखिए आपके सामने कुछ 2 क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आ सकने वाले। रोहित सीम्स सो रिजिड टू टॉक सेंसिबली। रिजिड होने की बात की जा रही है, कठोर होने की बात की जा रही है। तो जब भी कठोर होने की बात की जाती है यानी कि बैड सेंस की बात की जाती है तो यहाँ पर टू आता है। ठीक है, लता इज सो केयरिंग दैट सी इज ऑलवेज सॉफ्ट स्पोकन। नहीं, अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर केयरिंग की बात की जा रही है, ध्यान देने की बात की जा रही है। तो जब भी ध्यान देने की बात की जा रही है तो क्या किस तरह का सेंस व्यक्त कर रहा है, अच्छा सेंस व्यक्त कर रहा है। तो जब ये अच्छा सेंस व्यक्त कर रहा है तो अच्छी बात को बताने के लिए टू कहां से आएगा, सोना आएगा। तो इस तरह की चीजों को हमेशा ध्यान में रखिएगा, नहीं तो ये जो रिमूव टू है ये बस कुछ ही सीमित नॉलेज तक आपके पास रह जाएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में इससे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अब आप लोग के लेवल का क्वेश्चन जो कि आप लोग के एग्जामिनेशन में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इट इज टू हॉट, हॉट होने की बात कही गई है, नहीं निगेटिव सेंस दे रहा है। इट इज टू हॉट टू गो आउट। चलिए सॉल्व किया जाए। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इट इज सो हॉट दैट, अब जरा गौर किया जाए, ये हमारा इट है, ये हमारा इट है। अब इसके लिए प्रनाउन हम लोग क्या व्यक्त करें, चलिए कोई घबराने की बात नहीं है। जब हम लोग इनके लिए प्रनाउन के प्रयोग करने की हम लोग बात करते हैं, जब इसके लिए प्रनाउन के प्रयोग करने की बात करते हैं तो जरा देखा जाए तो ये बात तो सभी पर लागू होता है। भाई कोई भी बाहर जाएगा तो उसको गर्मी लगेगी ही लगेगी, धूप लगेगी ही लगेगी। तो जब बात सभी पर लागू हो, जब बात सभी पर लागू हो तो उस स्थिति में हम लोग प्रनाउन के रूप में वी या वन का प्रयोग कर लेते हैं। आप लोगों को वन का प्रयोग हम सिंटेक्स पढ़ाते समय बताए थे, इसका अर्थ होता है कोई भी, एक मत समझिएगा। जब ये प्रनाउन के रूप में आता है वन तो इसका अर्थ होता है कोई भी। वन आप लोग को बताए थे, वन का प्रयोग बताए थे, वन ऑफ का प्रयोग बताए थे ना, ये सब प्रयोग बताए हैं आप लोग को किस तरह से वन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर वन का प्रयोग किया जाएगा। इट इज सो हॉट दैट वी या वन कैन नॉट गो आउट। इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, जब बात सभी पर लागू हो तो इस स्थिति में हम लोग नो वन का भी प्रयोग करते हैं, नो वन। लेकिन ये चूंकि एक नकारात्मक अर्थ रख रहा है यहाँ पर नो वन, तो जब भी नो वन का प्रयोग किया जाएगा तो यहाँ पर कैन नॉट से नॉट हट जाएगा। नहीं,
अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो हमारा सेंटेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो वन कैन गो आउट। ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखी गई है। ऐसी बातें जो इंट्रोडक्टरी इट से शुरू हो ना, इंट्रोडक्टरी इट से शुरू हो, या जो बातें सभी पर लागू हो, उनके लिए प्रनाउन के रूप में हम लोग वन या वी का प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं हम लोग, माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब। जरा गौर किया जाए इस सेंटेंस पर। ऐसी सेंटेंसेस अक्सर किताब में, बुक में लिखी हुई मिल जाती है, लेकिन ये सेंटेंस को अगर हम लोग देखें तो ये अपने आप में ही सेंटेंसेस सही नहीं होती। क्यों सेंटेंसेस ऐसी सही नहीं होती हैं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हर एक चीज को अगर लॉजिक के साथ समझे तो अच्छी तरह से हम लोग समझ जाएंगे। कुछ देर पहले एक हम सेंटेंस लिखे, ही इज टू वीक टू वॉक। इस तरह के सेंटेंस हम लोग ने लिखा है। जरा गौर की जाए, वीक कौन है, ही है, और कौन चल नहीं सकता है, तो ही नहीं चल सकता है। यानी कि इन्फिनेटिव जो आया उसके लिए सब्जेक्ट का काम भी शुरू वाला ही कर रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अब जरा गौर किया जाए, यहां पर हाई कौन है, तो हमारा माउंट एवरेस्ट हाई है। और चढ़ेगा कौन, माउंट एवरेस्ट खुद चढ़ेगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि माउंट एवरेस्ट खुद जो है अपने आप पर चढ़ जाए। तो जब माउंट एवरेस्ट अपने आप पर खुद नहीं चढ़ सकता है, तो फिर इस तरह से सेंटेंसेस हो कैसे सकती हैं? जरा गौर किया जाए, इन सेंटेंसेस को अगर हम लोग सही तरीके से लिखना चाहें तो इस सेंटेंसेस को हमें, चूंकि इसका सब्जेक्ट नहीं पता है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला कौन है इसका सब्जेक्ट हमें नहीं पता है, और ऐसे सेंटेंसेस जिसका सब्जेक्ट हमें पता नहीं होता है, ऐसे सेंटेंसेस जिसका सब्जेक्ट हमें पता नहीं होता है, उनको हम लोग पैसिव में लिखते हैं। चलिए, तो इसका सही, और 2+V1 का पैसिव होता है टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टू बी क्लाइंब्ड। नहीं, ये ऐसा होना चाहिए था, माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू बी क्लाइंब्ड। अब चूंकि पहले जो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है बुक में वो इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। चूंकि हमें सब्जेक्ट का पता नहीं है, तो सब्जेक्ट का पता नहीं है तो किसी पर भी बात हम लागू करवा सकते हैं। तो वन या वी का हम लोग प्रयोग कर दिए, कैन नॉट क्लाइंब। अब इट इस माउंट एवरेस्ट के लिए, या फिर इसको ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यहां नो वन इस सब का प्रयोग ना करके इट कैन नॉट बी क्लाइंब्ड, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। सेंटेंसेस को थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर सेंटेंसेस को हम लोग थोड़ा नहीं समझेंगे तो फिर सेंटेंसेस को जो है वो हम लोग सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस किताब में मिल जाते हैं, तो जरा गौर से इसे समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस जो आप लोग के एग्जामिनेशन में पहले पूछे गए हैं, जरा उसको देख लिया जाए। ये 2009 का पूछा गया क्वेश्चन है। ही इज टू पुअर टू बाय दिस बुक। सॉल्व करेंगे बिल्कुल वही। ये सब्जेक्ट आ गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब आ गया। अभी बताएं आप लोग को टू का प्रयोग किया गया है, तो इस टू को हटा के सो का प्रयोग किया गया। ये अपने साथ पेयर लेता है दैट, और बीच में आ गया हमारा एडजेक्टिव। ही के लिए सही प्रोनाउन हो गया ही कैन नॉट बाय दिस बुक। इस सेंटेंस को देखिए, द पेंसिल इज टू स्मॉल टू मेंड। फिर वही बात है, द पेंसिल इज टू स्मॉल। पेंसिल जो है वो बहुत छोटा है, टू मेंड। अब पेंसिल तो छोटा है, लेकिन क्या पेंसिल अपने आप मेंड होगा? तो इसका सही होगा टू बी मेंडेड। इस तरह से ये सेंटेंस रहना चाहिए। तो अब जब अब चूंकि ये इस तरह से दिया हुआ है, तो आपको भी एग्जामिनेशन में इसी तरह से सॉल्व करके ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के गलत कर दिए जाए। तो द पेंसिल इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी मेंडेड। इस तरह से सही होगा, लेकिन आप चूंकि एग्जामिनेशन में इसी तरह से सॉल्व करने वाले लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं किया जा सकता है।
दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है, तो दिस न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, ये 2011 में पूछा गया। ही इज टू प्राउड टू बेग, तो ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट बेग, ठीक है। तो इन सभी सेंटेंसेस को आप देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, बुक आपके पास होगा ही प्रीवियस ईयर वाला, उसमें अपना सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी उन सभी को समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर कोई मन में क्वेश्चन हो तो आप लोग अपना जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। रिमूव टू ठीक है, आसान है जब तक बात आप लोगों के लेवल की जाए, लेकिन जब कॉम्पिटेटिव लेवल पर इससे क्वेश्चन देखे जाते हैं तो वहां पर क्वेश्चन जो है वो थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो हर एक बात को बेहतर तरीके से समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अभी आप यहाँ पढ़िए फिर जाके कंपटीशन के लिए कहीं और पढ़िए, बेहतर तरीके से प्रिपेयर कीजिए, पढ़ते रहिए। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जो है बाकी जो भी कुछ है उन सभी को पार्ट 2 में हम लोग देखा जाएगा, ठीक है।